हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो ये है आपका चैप्टर 11 क्लास 6 का एलजिब्रा। तो बच्चों, आपके मन में डाउट आता होगा कि आखिर एलजिब्रा होता क्या है, ये हमें सर कहाँ कहाँ पे काम में आएगा। बच्चों, एलजिब्रा आपको डेली लाइफ में कई बार ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिनको सॉल्व करने में एलजिब्रा बहुत ही काम में आएगा। प्लस यहाँ पे नंबर्स नहीं होंगे, नंबर्स के साथ में होंगे लेटर्स, जैसे ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक ऐसे लेटर्स होंगे। और ये लेटर्स किसके काम में आएंगे? जब आपको कोई चीज पता नहीं होगी ना, तो उसके बारे में आप सपोज करोगे, राइट? कि सपोज एक्स, सपोज वाई इज द एज ऑफ रोहन। इस तरह से आप सपोज करके फाइंड आउट कर पाओगे। और जैसे हम लोग नंबर्स के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वैसे ही हम इन लेटर्स को लेकर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहां से आपके एलजिब्रा का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। यही एलजिब्रा आपको क्लास 10 तक आएगा। और अगर आप साइंस लेते हैं तो उसमें 11 12 में भी है। तो चलिए इसको समझते हैं कि एलजिब्रा आखिर कैसे होता है, क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैचस्टिक पैटर्न्स के बारे में पहले। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने ये तो पहले से बना के रखा है। यस बेटा, तो इसको समझते हैं। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है अमीना और दूसरी का नाम है सरिता। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं। ये लोग सोच रहे हैं ना कि मैचस्टिक से हम लोग कुछ पैटर्न्स बनाते हैं। तो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना इंग्लिश का जो अल्फाबेट है एल, यहाँ पे आपको एल तो दिख रहा है ना, तो हम लोग एल अल्फाबेट को लेकर ऐसे पैटर्न्स बनाएंगे और मैचस्टिक का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अमीना जो है वो दो मैचस्टिक लेती है, ये और ये, राइट? इनसे वो एल लेटर बनाती है। ठीक है, तो मैचस्टिक में यहाँ पे उसने एल लेटर बनाया। किसने बनाया? अमीना ने। फिर इसी तरह से सरिता लेती है। सरिता, इसने एक मैचस्टिक, यहाँ पे दो मैचस्टिक यहाँ पे पहले से थी, तो उसने क्या सोचा कि भाई मैं भी दो और मैचस्टिक लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे अमीना ने ये बनाया था ना पूरा, तो वैसा ही सरिता ने बनाया, दो मैचस्टिक ली और यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे दो एल बन गए। फिर अमीना ने फिर से दो मैचस्टिक ली और इस बार तीन एल बन गए। ठीक है, तो इस तरह से लोग मैचस्टिक को लेकर एल की पैटर्न्स बनाते जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से बनाते जा रहे हैं। अब इनका यहाँ पे फ्रेंड आता है अप्पू। ठीक है, तो अप्पू पूछता है कि आप लोगों ने तीन एल बनाए। ठीक है, यहाँ पे तीन एल बनाए और उसके लिए आपको कितनी मैचस्टिक्स यूज करनी पड़ी? 6 मैचस्टिक्स यूज करनी पड़ी। ठीक है, तो अगर 10 मैचस्टिक लेते हो तो कितने एल बना पाओगे, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन अप्पू के माइंड में होते हैं। तो वो लोग चेक करते हैं कि देखते हैं अगर 10 मैचस्टिक लेंगे तो कितने एल बनेंगे। अब इसके लिए यहाँ पे एक टेबल दी गई है। ठीक है, अगर आपने एक, होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड, अगर आपने एक एल बनाया तो उसके लिए आपने कितनी मैचस्टिक यूज की? दो। देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना, एक एल बनाने के लिए दो मैचस्टिक, दो एल बनाने के लिए चार मैचस्टिक, तीन एल बनाने के लिए छह मैचस्टिक, है ना? तो उसी को यहाँ पे टेबल में लिखेंगे। दो एल बनाने के लिए यहाँ पे चार मैचस्टिक्स, राइट? तो वैसे ही तीन एल बनाने के लिए छह मैचस्टिक्स, चार एल बनाने के लिए आठ मैचस्टिक्स, है ना? तो इस तरह से हमें अपना आंसर मिल जाएगा ना कि भाई अगर 5 एल बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक चाहिए हमें? 10 मैचस्टिक चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल चीज हमें समझ में आ गई। अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे ना, यहाँ पे एक रूल हमें दिख रहा है। कौन सा रूल दिख रहा है हमें? देखो, जितने एल बनाने हैं उसी का इंटू टू कर दो। जैसे 2 एल बनाने हैं, 2 एल बनाना है तो 2 इंटू टू करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक मिल जाएंगी। 3 एल बनाने हैं तो 3 इंटू टू कर देंगे तो 6 हो रहा है, राइट? तो जितने एल बनाने हैं उसका अगर आप डबल करोगे तो आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक मिल जाएंगी। तो ये एक सिंपल रूल अमीना को पता चल गया। अमीना को ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो हम लोग इससे पता कर सकते हैं ना कि भाई अगर हमें जितने भी एल बनाने हैं उसी का डबल कर दो तो उतनी मैचस्टिक आपको चाहिए। तो अमीना को पता चल गया कि नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड will be equal to 2 into number of L's formed। जितने L बनाने हैं उसका डबल कर दो तो आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मिल जाएंगी। ठीक है,
उसी के हिसाब से अगर L1 होगा तो नंबर ऑफ मैस्टिक 2 होंगी, L2 होगा तो नंबर ऑफ मैस्टिक 4 होंगी। ठीक है, इस तरह से रूल ये बन सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं ना बेटा कि अगर आपको एक रूल बनाना है मान लो, तो आप क्या लिख सकते हैं। जैसे यहां पे आपने n इक्वल टू ले लिया 1, तो यहां पे नंबर ऑफ L बनाना है 1, ठीक है, तो उसके लिए मैस्टिक कितनी चाहिए, 2 चाहिए। वैसे अगर नंबर ऑफ L बनाना है 2, तो मैस्टिक कितनी चाहिए, 4 चाहिए। तो उसके हिसाब से आप ऐसा लिख सकते हो ना, दैट नंबर ऑफ मैस्टिक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एन। नंबर ऑफ L कितने हैं, n है सपोज, तो नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी होंगी, 2 इंटू एन। ठीक है, तो ये तो बहुत पावरफुल है ना। सरिता कहती है कि यार ये तो बहुत पावरफुल है, ये रूल का यूज करके हम लोग पता कर पाएंगे कि अगर हमें 100 L बनाने हैं, कितने 100 Ls अगर हमें बनाने हैं तो मैस्टिक कितनी चाहिए, 2 इंटू 100, राइट, दैट इज 200 मैस्टिक चाहिए। तो कितना पावरफुल रूल है। अब इसी के ऊपर से बच्चों आते हैं आइडिया ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इसके ऊपर के आपने एग्जांपल में देखा ना कि कैसे L पैटर्न बनाने के लिए हमें कितनी मैस्टिक चाहिए, उसका हमें रूल मिल गया। रूल कितना सिंपल था, रूल ये था ना, नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एन। एन क्या होगा, एन इज द नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड, है ना। कितने एल बनाने हैं, सपोज एन नंबर के एल बनाने हैं, तो नंबर ऑफ मैस्टिक कितने चाहिए, 2 इंटू एन। अब यहां पे ना एन जो है वो एक नंबर है सिंपल, और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 ऐसा होता जाएगा। ओके, तो इसी टेबल में आप देखोगे ऊपर जो हमने अभी टेबल बनाया उसी के अंदर आप देख रहे हैं उनके एन की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5। वैसे यहाँ पे 6 करोगे तो इधर कितना होगा, 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 किया तो इधर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से किसी भी n नंबर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18, है ना, कितना सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग जो n ले रहे हैं ना इधर बच्चों, वो n क्या है, n एक वेरिएबल है। यहाँ पे जो n है वो एक वेरिएबल है। ये एक नया वर्ड आया हो सकता है आपके लिए कि सर वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब कि आपको उसकी वैल्यू कितनी है वो आपको पता नहीं है। मतलब n जो है वो कौन सा नंबर है वो हमें पता नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो वेरिएबल ऐसा होता है भाई जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। कभी ये जो n होगा, देखो यहाँ पे टेबल में, कभी जो n है वो 1 होगा, कभी n 2 होगा, कभी n 3 होगा। इस तरह से n आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, n क्या था, n था नंबर ऑफ मैस्टिक्स, है ना, नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ L। कितने L बन सकते हैं, नंबर ऑफ L कितने बनेंगे वो हमने सपोज किया था n से, कि अगर n है वो नंबर ऑफ L है जो बन सकते हैं, तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है फिर। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक रूल बनाया। क्या रूल बनाया हमने, यहाँ पे रूल बनाया कि अगर नंबर ऑफ एल्स जो है वो अगर n है तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी होंगी, उसी की डबल, है ना। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी होंगी, 2n। तो ये हमने एक रूल बना दिया ना बेटा। तो यहाँ पे जो वर्ड वेरिएबल है इसका मतलब क्या होता है कि जो ये जो है ना वर्ड वेरिएबल, ये n यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये है कि जो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट, जो फिक्स नहीं है। और इसी के बारे में हम आगे देखेंगे, और भी हम मैचस्टिक के पैटर्न्स बनाएंगे उसमें और समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और मैचस्टिक का यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है आप लोग को। ओके, तो यहाँ पे सी बनाया हुआ है। अब अमीना और सरिता है ना, वो लोग को और इंटरेस्ट आ रहा है मैचस्टिक के पैटर्न्स बनाने में, तो वो लोग और ट्राई करते हैं। इस बार वो लोग बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग ना सी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सी। और आप देख रहे हो बच्चों सी बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक चाहिए, एक सी बनाने के लिए आपको 3 मैचस्टिक चाहिए, राइट। यहाँ पे 3 मैचस्टिक है। वैसे ही 2 सी बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 मैचस्टिक चाहिए। वैसे ही 3 सी बनाने के लिए, 3 सी है ना यहाँ पे, देयर आर 3 सीज, तो उसके लिए कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
ये हो गया सिंपल। तो इसके ऊपर से आप बता सकते हो ना कि अगर नंबर ऑफ सी 1 है, अगर नंबर ऑफ सी अगर आप एक ही ले रहे हो तो उसके लिए मैस्टिक कितना चाहिए, 3 चाहिए, राइट। तो यहां पे आप 3 लिख दोगे। अगर नंबर ऑफ सी 2 है तो मैस्टिक कितने होंगे, 6। वैसे ही अगर नंबर ऑफ सी 3 है तो मैस्टिक कितने होंगे, 9। क्या यहाँ पे हमने किया है, यस, ये रहा। ठीक है, तो इसके ऊपर से आपको कुछ रूल नजर आ रहा है क्या बच्चों, दिख रहा है यहाँ पे। अगर 1 होगा तो 3, 2 होगा तो 6, 3 होगा तो 9। ये तो 3 की टेबल लग रहा है ना, राइट। 3 3 जा 9, 2 3 जा 6। तो वैसे यहाँ पे अगर 4 होगा तो 4 3 जा 12, 5 होगा तो 5 3 जा 15, है ना, कितना आसान। 6 होगा तो 6 3 जा 18। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अगर आपको सी बनाना है तो उसके लिए भी आपके पास में एक सिंपल रूल है। क्या रूल है आपके पास में, देखो, अगर यहां पे आप लिखते हो नंबर ऑफ सीज फॉर्म्ड, उसके लिए आप एक वेरिएबल लेते हो जो कि है यहाँ पे एन, है ना, फिर से हम लोग एन ले रहे हैं। तो आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी चाहिए, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी चाहिए, जो भी सी है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो ना। जो भी सी है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो। ये सी यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 6 आया। यहाँ पे सी कितना है, 3, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो क्या आया, 9 आया। तो जो भी आपका सी है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो, 3 इंटू एन करते हो, तब जाके आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स पता चलती है ना। ठीक है, तो ये यहां पे एक रूल बन गया ना। क्या रूल बन गया, 3 इंटू एन। आप 3 इंटू एन लिखो या फिर आप 3n लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है एल्जेब्रा में। यहां पे अगर कोई मल्टीप्लीकेशन की साइन नहीं है ना, मतलब समझ जाओ कि यहां पे मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ओके, तो यहां पे तो हमने देखा कि कैसे हम लोग सी पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग सी पैटर्न बनाते हैं। देखो, सी बनाने के लिए, एक सी बनाने के लिए आपको कितनी मैस्टिक चाहिए, 3। 2 सी बनाने के लिए 6, 3 सी बनाने के लिए 9। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसी तरह से 3 इंटू एन। अब बच्चों बात करते हैं, एक और लेटर है एफ के लिए। तो आप ट्राई करो कि एफ के लिए कौन सा रूल यहां पे होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले खाली एक बार लिख दूं। यहां पे देखो कितनी मैस्टिक्स है। एक एफ बनाने के लिए अगर आपको n इक्वल टू 1 है, मतलब एक अगर एफ है तो उसके लिए मैस्टिक्स कितनी चाहिए, 1 2 3 4। एक एफ है तो मैस्टिक 4 चाहिए। ठीक है, और अगर n इक्वल टू 2, 2 एफ है तो कितनी मैस्टिक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो भी यहां पे रूल होगा वो आप रूल ट्राई करो और उसको लिख दो। क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फॉर एफ क्या होगा। अगर नंबर ऑफ एफ जो है वो n है, n, तो नंबर ऑफ मैस्टिक के लिए क्या होगा, देखो 1 4 है, 2 8 है, तो 3 क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस सी नाउ मोर एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स। तो इसके पहले आपने देखा कि भाई हमने वेरिएबल के लिए ना n यूज किया, राइट। तो इसमें एक बच्चा है राजू, वो बोलता है कि क्यों n हम लोग यूज करें, क्यों हम लोग m यूज नहीं कर सकते, है ना। अब उसकी बात भी तो सही है, अगर आपने n यूज किया तो m भी तो यूज कर सकते थे ना, क्योंकि आप बोलते हो कि वेरिएबल्स के लिए इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट चलेगा, राइट। तो वही है बच्चों, यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट चल सकता है, कोई स्पेशल नहीं है कि भाई हम लोग को n यूज करना पड़ेगा, कोई भी अल्फाबेट। तो कोई भी इंसान अगर वेरिएबल यूज करता है तो वो बता सकता है कि भाई वेरिएबल के लिए हमें कोई भी लेटर चलेगा, वी कैन यूज एनी लेटर, एनी लेटर कोई भी हो सकता है, ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड, ये सारे में से कोई भी आप लेटर चूज कर सकते हो। ठीक है,
तो वो जो भी आप लेटर चूज करोगे, सपोज आपने चूज किया बी, तो यहाँ पे आपने बी को क्या बोला, वेरिएबल बोला। ठीक है, आपने बोला कि भाई बी क्या है, वेरिएबल है। तो बी की जो वैल्यू होगी ना वो फिक्स नहीं होगी, बी की जो वैल्यू होगी वो फिक्स नहीं होगी, इट इज नॉट फिक्स्ड। तो बी की वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। ओके, इसी तरह से अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हो, ठीक है, अगर आप ट्राइंगल बनाते हो तो ट्राइंगल में भी आपको कितना चाहिए, 3 मैस्टिक चाहिए। तो एक ट्राइंगल के लिए 3 मैस्टिक चाहिए। वैसे ही अगर आप 2 ट्राइंगल बनाते हो तो 2 ट्राइंगल बनाओगे तो उसके लिए कितना, यहाँ पे एक ट्राइंगल के लिए 3, 2 ट्राइंगल के लिए 6। वैसे ही आप खुद समझ जाओगे बेटा कि 3 ट्राइंगल अगर आपको बनाने हैं तो आपको कितने मैस्टिक चाहिए, 9, राइट। तो इस तरह से हम समझते हैं कि भाई कैसे हम लोग अलग अलग पैटर्न्स इसमें बना सकते हैं और वेरिएबल को समझ सकते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया वेरिएबल। लेकिन अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। एक ट्राइंगल में 3 से ज्यादा साइड्स तो होती नहीं है, तो 3 ही साइड्स हैं। तो वो एक फिक्स वैल्यू हो गई। यहाँ पे जो 3 है ना, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 3। तो 3 एक फिक्स वैल्यू होगी बेटा। ओके, इसी तरह से अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, क्वाड्रिलेटरल, तो उसकी कितनी साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी। तो वो चेंज नहीं हो सकता, 4 साइड्स ही उसकी होंगी। इसीलिए जो 4 है वो एक वेरिएबल नहीं कहलाएगा। लेकिन हम अगर कोई लेटर सपोज करते हैं, है ना, जैसे ए बी सी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसीलिए हम लोग एक लेटर सपोज करते हैं, तो इन्हीं को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो चेंज होता रहेगा। चलिए इसको और आगे अच्छे से समझते हैं एक और एग्जांपल से। ठीक है, 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे ना नोटबुक्स बाय करने जाते हैं स्कूल की बुक स्टोर पे। ठीक है, तो वहां पे बुक स्टोर पे वो नोटबुक बाय करने जा रहे हैं। तो एक नोटबुक जो है, एक नोटबुक, उसका प्राइस दिया हुआ है, उसका प्राइस है ₹5। ठीक है, एक नोटबुक है। अब मुन्नू, मुन्नू नाम का एक बच्चा है, वो 5 नोटबुक्स लेने जा रहा है वहां पे। कितनी नोटबुक्स बेटा, 5 नोटबुक्स। ठीक है, तो एक नोटबुक के लिए उसको ₹5 देने पड़ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही एक और बच्चा है अप्पू, वो भी स्कूल की बुक स्टोर पे जा रहा है और वहां पे उसको 7 नोटबुक्स खरीदनी है। कितनी नोटबुक्स खरीदनी है, 7 नोटबुक्स उसको खरीदनी है। तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें कितने रुपए लगेंगे? हाँ बच्चों, आप इसमें बता सकते हो क्या? एक नोटबुक के लिए ₹5, तो 5 नोटबुक्स के लिए कितना? तो आप सोचोगे कि सर वो टेबल बना के आप समझाते तो ठीक रहता। चलो मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बना दिया और इस टेबल में हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो यहाँ पे अगर मान लो नोटबुक्स के लिए, नंबर ऑफ नोटबुक्स के लिए आपने सपोज किया ए इज द नंबर ऑफ नोटबुक्स, और उसके कॉस्ट के लिए क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे कि भाई उसका कॉस्ट कितना होगा। अगर A1 है तो उसका कॉस्ट 5 होगा, राइट। अगर A2 है तो उसका कॉस्ट 10 होगा। A3 है तो उसका कॉस्ट 15 होगा ना, 5 5 5 15। अगर A4 है तो उसका कॉस्ट 20 होगा। ओके, तो अब आपको पता चला कि यहां पे अगर 5 नोटबुक्स हैं, मुन्नू ने कितनी नोटबुक खरीदी, 5, तो उसका कॉस्ट कितना हुआ, 25। अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है बच्चों, कोई यहाँ पे आपको रूल दिख रहा है क्या? कुछ तो दिख रहा है, देखो 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे रूल क्या है, अगर आपके पास जो भी नंबर है, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, मतलब 5 इंटू नंबर ऑफ नोटबुक्स, जो भी आप यहाँ पे ए आपने सपोज किया है, तो मैं यहाँ पे ए ही लिखूंगा। ठीक है, हमने ए सपोज किया बेटा, तो हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे, 5 इंटू ए।
कितनी नोटबुक्स उसने ली हैं? 5 नोटबुक्स ली हैं, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25। वैसे ही अप्पू ने कितनी नोटबुक्स ली हैं? 7 नोटबुक्स, तो 5 इंटू 7 कितना होगा? 35 रुपीज उसको देने पड़ेंगे, है ना? इजी। इस तरह से आप रियल लाइफ में पता कर सकते हो कि भाई कितनी नोटबुक्स, अगर अगर मैं मान लो कि 15 नोटबुक्स ले रहा हूं, 15 नोटबुक्स, तो उसका मुझे प्राइस कितना देना पड़ेगा? प्राइस क्या है? 5 इंटू नंबर ऑफ नोटबुक्स। नंबर ऑफ नोटबुक्स क्या होगा? 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 75। वैसे इतने सस्ते में अभी तो नोटबुक नहीं मिलती, बट ये पहले की बात है, तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो, खाली सपोज किया हुआ है यहाँ पे। ओके, सो 5 इंटू नंबर ऑफ नोटबुक्स, तो रूल बन गया ना आपका। रूल क्या बना आपका यहाँ पे आपका एक रूल बन गया, 5 इंटू नंबर ऑफ नोटबुक्स। आपने जो भी नोटबुक्स के लिए सोचा था कि भाई नंबर ऑफ नोटबुक्स के लिए, नंबर ऑफ नोटबुक्स के लिए आपने क्या सपोज किया था? ए, लेटर ए। तो यहाँ पे 5 इंटू ए, ये हो जाएगा आपका रूल। ओके, तो आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो बच्चों अब एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की। वैसे अभी तो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, बट एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है रिपब्लिक डे का, तो वही देख लेते हैं, ठीक है। तो रिपब्लिक डे में क्या है कि बच्चों को मास ड्रिल करनी होती है। तो यहाँ पे एक रो में 10 बच्चे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रो। जो ये एक लाइन में ऐसे खड़े होते हैं उसको बोलते हैं रो। तो एक रो में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, ठीक है। और हमें ऐसी मान लो कि 5 रोज में बच्चे खड़े हैं। कितने रो में? 5 रो में अगर बच्चे खड़े हैं तो कितना होगा देखिए। तो बच्चों यहाँ पे एक रो थी, अब यहाँ पे 2 रोज है। अब देखो काउंट करो, 2 रोज में कितना होगा? एक रो में अगर 10 है तो दूसरी रो में कितना होगा? टोटल मिला के 20 हो जाएगा। वैसे ही एक और रो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, थर्ड रो। तो थर्ड रो के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया, तो बच्चों ये हो गई थर्ड रो। तो अगर तीनों रो को मिलाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एक में है 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10, कितना हो गया? 30 हो गया ना, राइट। यहाँ पे 10 है, ठीक है, और इन दोनों को मिला लोगे तो 20 हो जाएगा। फिर इन दोनों को मिला के तीसरे को भी मिला लोगे तो 30 हो जाएगा, राइट। वैसे ही 2 और रोज इसमें देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में 5 रोज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रो जो है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रो को भी काउंट करेंगे तो कितना होगा? 40 होगा। 40 में 10 और ऐड करेंगे तो कितना होगा? 50 होगा। ओके, तो बच्चों अब आप दिख रहा है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना हम लोग देख रहे हैं? 2, ठीक है, दोनों मिला के। नंबर ऑफ रोज अगर 3 होंगी तो 30, नंबर ऑफ रोज अगर 4 होंगी तो 40 चिल्ड्रन, नंबर ऑफ रोज अगर 5 होंगी तो 50। तो यहां पे आपको कुछ रूल नजर आ रहा है, 1 10, 2 20, राइट। तो एक में कितने हैं? एक में है 10, तो 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, 4 10 जा 40, 5 10 जा 50। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को लेता हूं आर, नंबर ऑफ रोज को अगर मैं ले लेता हूं आर, आर इज नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 10 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, 1 इंटू 10 किया तो, फिर 2 इंटू 10 किया तो 20, 3 इंटू 10 किया तो 30। तो अगर आर 3 है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे? 30 होंगे। तो आर अगर 3 है तो उसको आर को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो यहाँ पे 10 आर, ठीक है। तो ये एक रूल बन गया बेटा कि अगर आपको नंबर ऑफ रोज आर हैं तो उसके अंदर बच्चे कितने होंगे? 10 इंटू आर, मतलब 10 आर। ये एक रूल बन गया। तो इसी तरह से आप लोग अलग अलग चीजों के रूल्स बना सकते हो और उसको सिंप्लीफाई करके समझ सकते हो कि भाई क्या है। एक और देखते हैं,
एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में है। सारे एग्जाम्पल हम लोग एक एक करके देख लेंगे, ठीक है, सारे एग्जाम्पल, ताकि कोई एग्जाम्पल ना बचे, कोई भी चीज, कोई भी पैराग्राफ ना बचे। अब एक सिचुएशन है यहाँ पे ना, सरिता और अमीना के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे सरिता ना बता रही है कुछ अमीना के लेकर, कि सरिता क्या बोल रही है, शी हैज 10 मोर मार्बल्स इन हर कलेक्शन देन अमीना। तो सरिता क्या कहती है कि मेरे पास ना नंबर ऑफ मार्बल्स जो हैं वो अमीना से 10 ज्यादा है, अमीना से 10 ज्यादा है, जितना भी अमीना के पास है ना उससे मेरे पास 10 ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है ना कि भाई सरिता को नहीं बताना कि भाई तुम्हारे पास कितना है, बट मैं जानती हूं, बट तुम्हारे पास जितना भी है उससे मेरे पास 10 ज्यादा है। तो कोई थर्ड पर्सन होगा ना जो ये सुन रहा होगा, उसको तो नहीं पता चलेगा कि अमीना के पास कितना है, तो एग्जैक्टली सरिता के पास कितना है उसको ये नहीं पता, बट उसको इतना पता चल गया कि भाई सरिता के पास ना अमीना से 10 मार्बल ज्यादा है, ठीक है। तो मान लो अगर अमीना के पास में 20 मार्बल्स है, तो सरिता के पास में कितना होगा, कितना होगा सरिता के पास में, +10। तो यहाँ पे 20 + 10 कितना होगा, 30 मार्बल्स, राइट। तो वैसे ही अगर अमीना के पास में 30 मार्बल्स है तो सरिता के पास में कितना होगा, +10 करेंगे ना, तो 30 + 10 दैट इज 40 मार्बल्स, ओके। तो एक सिंपल यहाँ पे रूल बन जाता है बेटा, एक ऐसा रूल आप बना सकते हो यहाँ पे ना कि भाई जितना भी मार्बल सपोज अमीना के पास में है, सपोज अमीना के पास में x मार्बल्स हैं, कितने मार्बल्स हैं, x, तो सरिता के पास में कितने होंगे, x + 10, ओके, x + 10 मार्बल्स, ठीक है। जो भी मार्बल्स अमीना के पास में है उसी में आप 10 प्लस कर दो तो हो गया, सरिता के मार्बल्स आपको पता चल जाएंगे। बट कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ना इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ये जो लिखा है ना x + 10, तो कई बच्चे ये समझते हैं कि 10x, सर 10x नहीं, इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। यहाँ पे x के साथ ये 10 प्लस हो रहा है, यहाँ पे x के साथ ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, ठीक है। ये क्या है, 10 × x है, ये क्या है, x + 10, दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है ना, यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझना है। चलिए अब इसका लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दो भाई हैं, एक का नाम है राजू और दूसरे का नाम है बालू। ऐसे ही नाम होते हैं एनसीईआरटी में, ऐसे नाम ज्यादा रखते नहीं कोई, ठीक है। बालू वाला नाम तो मैंने पहली बार सुना, ठीक है। तो जो बालू है वो राजू से 3 साल छोटा है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ही बालू इज 3 years यंगर देन राजू, यंगर देन राजू, ठीक है। तो उसके लिए आपको राजू की एज फाइंड आउट करनी होगी, बट आपके पास राजू की एज तो है नहीं, है ना। तो यहां पे राजू की जो भी एज है मान लो, उससे बालू की एज कितनी होगी, 3 साल कम होगी, ओके। तो सपोज सपोज अगर राजू की एज 6 है तो बालू की एज कितनी होगी, 6 - 3 मतलब 3 होगी। अगर यहाँ पे राजू की एज 10 है तो बालू की एज कितनी होगी, 10 - 3 कितना होगा, 7। अगर यहाँ पे राजू की एज 15 है तो बालू की एज कितनी होगी, 15 - 3 = 12। तो बेटा यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे जो बालू की एज है वो किस पे डिपेंड हो रही है, राजू की एज जो होगी उसी के हिसाब से आप बालू की एज कैलकुलेट कर पाओगे ना, राइट। तो अगर आपको बालू की एज फाइंड आउट करनी है तो आपको राजू की एज पता होनी चाहिए, बट आपको मान लो राजू की एज पता है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप सपोज करोगे, क्या करोगे बेटा, सपोज, सपोज राजू की एज है x, तो बालू की एज क्या होगी, देखो यहाँ पे 10 था तो मैंने क्या किया, 10 - 3, 15 था तो क्या किया, 15 - 3, x होगा तो मैं क्या करूंगा, x - 3, ओके। तो इस तरह से आपने एक रूल बना दिया कि अगर राजू की एज x है तो बालू की एज कितनी होगी, x - 3। तो ऐसे ही अगर आपको दिया होगा ना तो आप फाइंड आउट कर पाओगे आराम से। अगर आपको दिया होगा कि भाई राजू की एज जो है वो है 40 years,
तो बालू की एज कितनी होगी? क्योंकि आपके पास ये रूल है, आपको पता है कि भाई जो बालू है वो राजू से 3 साल छोटा है, तो क्या लिखोगे आप? 40 माइनस 3 दैट इज 37। ऑलराइट, तो इस तरह से बेटा हमें एल्जिब्रा हेल्प करता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में। कई बार कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें एल्जिब्रा की हेल्प से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.1 की। चलिए एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द रूल। आपको हर बार रूल बनाने होंगे। देखो हमने यहाँ पे रूल बनाया ना, कई बार यहाँ पे रूल बनाया, राइट, ये वाला रूल। वैसे ही आगे हमने रूल बनाया ये वाला, राइट। उसके पहले रूल बनाया था क्या? हाँ, ये रहा रूल, राइट। तो इस तरह से आगे भी आपको रूल बनाने हैं। एक्सरसाइज 11.1 में देखते हैं। फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। एक ऐसा रूल बनाओ जिससे आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मिल जाए। रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न्स। अगर आपको ये पैटर्न बनाने हैं तो उसके लिए कौन सा रूल आपको लगाना होगा वो आपको बनाना है, ठीक है। यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। आपको वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, कोई भी वेरिएबल। जो हमने स्टार्टिंग में n यूज किया था वैसे ही आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल। चलो हम लोग रूल बनाते हैं फटाफट। फर्स्ट है आपको टी लेटर का जो पैटर्न है वो बनाना है। तो आपने एक टी लेटर बनाने के लिए देखो एक मैचस्टिक यहाँ पे और एक मैचस्टिक नीचे। तो आपको एक टी बनाने के लिए कितना चाहिए? तो यहां पे लिख दूं मैं अलग कलर से तो थोड़ा ठीक रहेगा बेटा। 2 मैचस्टिक चाहिए, राइट। तो वैसे ही आप कैलकुलेट करना। अगर आपको 2 टी बनाने हैं तो कितना चाहिए? 2 टी बनाने के लिए 4, राइट। वैसे ही अगर आपको 3 टी बनाने हैं, 3 टीज, वैसे आपको अगर 4 टीज बनाने हैं तो उसके लिए कितना चाहिए? आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, बहुत इजी होगा ना। 2 टी बनाने के लिए कितना चाहिए? 4 चाहिए। देखो 1 2 3 4। 3 टीज बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक चाहिए? 1 2 3 4 5 6, 6 मैचस्टिक। 4 टीज बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो 1 इंटू 2 2, 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, 4 टू जा 8। क्या हो रहा है? हर बार यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन क्या एक नंबर कौन सा कांस्टेंट आ रहा है? इंटू 2, 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, 4 टू जा 8। तो आप अगर 2 के साथ अगर आप नंबर ऑफ टीज मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मिलेगा ना। आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मतलब क्या? 2 इंटू नंबर ऑफ टीज, 2 इंटू 1 2। वैसे ही नंबर ऑफ टीज कितने हैं? अगर 2 है तो 2 इंटू 2 4, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स 4 मिल जाएगा। अगर आपको टी कितने दिए हुए हैं? 3 दिए हुए हैं, तो 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 6 आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मिल जाएंगे। तो आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई रूल बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ टीज आप सपोज कर लो, सपोज नंबर ऑफ टीज जो है ना वो 2 है और 2p है, राइट। नंबर ऑफ टी कितना है? p। अगर नंबर ऑफ टीज जो है वो p है तो नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी होगी? 2p, राइट। ये क्लियर कट आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर नंबर ऑफ टीज p है तो नंबर ऑफ मैचस्टिक कितना होगा? 2p। तो यहां पे रूल बन गया 2 इंटू p। अगर आप p लेते हो नंबर ऑफ टीज तो नंबर ऑफ मैचस्टिक कितना? 2 इंटू p। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। उसी के हिसाब से हम लोग दूसरा पैटर्न सॉल्व करते हैं, दैट इज पैटर्न ऑफ लेटर z। z के लिए क्या होगा? तो बच्चों अब दूसरा पैटर्न क्या है? z। तो z के लिए हम लोग अब बनाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मैचस्टिक फाइंड आउट करते हैं। एक z अगर आपको बनाना है, एक z, तो उसके लिए कितनी मैचस्टिक्स चाहिए? एक z बनाने के लिए 3 मैचस्टिक, राइट। तो वैसे ही 2z अगर बनाने हैं, ये एक हो गया, दूसरा z,
ओके, तीसरा जेड, सॉरी 2 जेड बन गए यहाँ पे, फिर तीसरा जेड बनाते हैं। आप भी ये मेरे साथ कर सकते हैं। हमारे वीडियोस की यही एक खासियत है कि आप लोग हमारे वीडियोस देखते देखते भी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। बाकी सारे वीडियोस में आप लिख के दिखाइए चैप्टर फटाफट फिनिश हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आई होप बाकी सारे टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं तो अभी जस्ट सीख रहा हूँ कि कैसे अच्छे से पढ़ाना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर एक जेड है, यहाँ पे 2 जेड है, यहाँ पे 3 जेड है। नंबर ऑफ मैस्टिक्स सब काउंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में कितनी मैस्टिक्स है बेटा? 3 मैस्टिक्स है। सेकंड वाले में कितनी मैस्टिक्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 मैस्टिक है। तीसरे वाले में कितनी मैस्टिक्स हैं? वैसे देखोगे तो 9 मैस्टिक्स हैं। अब आप यहां पे देख लीजिए, नंबर ऑफ मैस्टिक्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ मैस्टिक्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मैस्टिक्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? ये जो आपका है नंबर ऑफ जेड, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ जेड्स अगर ये है तो 1 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा, 1 इंटू 3। वैसे ही 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा, 2 इंटू 3। वैसे ही 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मिलेगा, 3 इंटू 3 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3। वैसे ही अगर 4 होंगे तो उसके लिए क्या होगा? 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3। कौन सी चीज यहाँ पे सेम सेम आ रही है? देखो कौन सी चीज है जो सेम है? इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बदल क्या रहा है? बदल ये रहा है नंबर ऑफ जेड। नंबर ऑफ जेड 1 था, यहाँ पे नंबर ऑफ जेड 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ जेड 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ जेड 4 है। तो अगर नंबर ऑफ जेड मैं सपोज करूं एम, कितने नंबर ऑफ जेड है? एम नंबर ऑफ जेड है। अगर एम मैंने सपोज किया तो एम को मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 के साथ, है ना, क्योंकि 1 2 3 4, तो एम को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, राइट। तो रूल क्या बनेगा? 3 इंटू एम। ओके, क्लियर। नंबर ऑफ मैस्टिक्स जो है यहाँ पे जेड पैटर्न में, उसके लिए रूल क्या बनेगा? 3m। नंबर ऑफ मैस्टिक्स, सॉरी नंबर ऑफ अगर जेड एम है तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी होंगी? 3m। देखा आपने यहाँ पे कैसे, मैंने क्यों ऐसा किया? देखो जेड है अगर 6, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जेड जो है वो क्या है? 2 है, तो 2 इंटू क्या करते हो? 2 इंटू 3 करोगे तो 6 मिलेगा। नंबर ऑफ जेड यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 3 करोगे तभी आपको 9 मिलेगा। 4 है नंबर ऑफ जेड, तो उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको 12 मिलेगा ना, नंबर ऑफ मैस्टिक्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 ये सब तो चेंज नहीं हो रहा ना, क्या चेंज हो रहा है? ये नंबर ऑफ जेड। इसीलिए नंबर ऑफ जेड को हम सपोज करते हैं m, और यहाँ पे फिर नंबर ऑफ जेड को फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। नंबर ऑफ जेड को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, नंबर ऑफ जेड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो जो भी नंबर ऑफ जेड आपने लिया उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया। बेटा ना आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। आपके कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अ पैटर्न ऑफ लेटर यू एज दिस। तो बच्चों अब इन सब के लिए आप पैटर्न बना सकते हो ना। देखो यू है तो यू में कितनी मैस्टिक्स है? यहाँ पे 1 2 3 मैस्टिक्स है, तो आप 3 लिख दोगे, और फिर मल्टीप्लाई बाय कोई वेरिएबल कर दो, कोई भी वेरिएबल सपोज n कर दिया, तो ये रूल बन गया। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे v है तो v में कितनी मैस्टिक्स है? 2 मैस्टिक्स है ना, तो 2 इंटू सपोज मैं वेरिएबल लेता हूं q, तो वो आपका रूल बन गया नंबर ऑफ मैस्टिक्स के लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे e है तो e में कितनी मैस्टिक्स हैं? 1
2 3 4 5, 5 मैस्टिक्स है ना, तो 5 5 इंटू सपोज P, ये एक रूल बन गया E के लिए। ऐसे ही बेटा आप कर सकते हो। यहां पे लेटर S है, तो S के लिए कितनी मैस्टिक्स हैं? 1 2 3 4 5। कितनी मैस्टिक्स हैं बेटा? 5 मैस्टिक्स हैं। सो 5 इंटू सपोज यहां पे P किया था ना, अब यहां पे A ले लो, ठीक है। वैसे ही इधर फॉर लेटर ए लेटर के लिए देखो कितनी मैस्टिक्स है, यहां पे ध्यान से देखना कितनी मैस्टिक्स है। 1 2 3 4 5 6 मैस्टिक्स है। और इनटू आप कोई भी वेरिएबल चूज कर लो, 6x, बस इतना इजी है, ठीक है। अगर फिर भी लगे कि यार समझ नहीं आया क्या था, तो ये सब फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हो ना, यहाँ पे कैसे बनाया था, इधर कैसे बनाया था। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न्स ऑफ लेटर LCF। LCF के लिए आपको रूल पता चल गया ना, क्या था रूल? देखो ऊपर LC और F के लिए, कहां गया? अरे भाई किधर है? हमने आगे पढ़ा होगा, राइट। LC और F के लिए रूल्स, हाँ F के लिए रूल पता है आपको? यहां पे देखो क्या था रूल, 1 इंटू 4, 2 इंटू 4, 3 इंटू 4। तो ये रूल क्या था F के लिए? 4 से आप हमेशा मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हमेशा 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 4 यहां पे लिखोगे और यहां पे कोई रूल, यहां पे कोई वेरिएबल लिख दोगे, 4 इंटू n। तो ये F के लिए रूल हमें पता था। उसके बाद C के लिए भी रूल हमें पता है, 3n मिला था, राइट। वैसे फिर यहां पे L के लिए भी रूल हमें पता है कि भाई 2 इंटू n। तो ये सारे रूल हमें पता है, तो उसी के बेस पे लोग पूछने वाले हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी, कम ऑन। हाँ, सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिवन अबव गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L। बेटा L के लिए हमें क्या रूल दिया था पता है? L के लिए हमें रूल दिया था 2n, 2 इंटू वेरिएबल, राइट। तो वैसे ही क्वेश्चन 1 में ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं जिनके लिए 2 इंटू वेरिएबल वाला रूल है? देख लो एक बार, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड, मैं बता दूं कि L के लिए हमारा रूल क्या था। ये था ना रूल L के लिए। L के लिए क्या रूल था? 2 इंटू n। तो वैसे ही क्वेश्चन 1 में जो आपने सॉल्व किया है ना, तो क्वेश्चन 1 में जितने भी शेप्स हैं उसमें कौन से थे जिनके ऊपर 2 इंटू वेरिएबल का रूल था, 2 इंटू ए, 2 इंटू बी, ऐसा। हाँ ये रहा। किसके लिए है? एक तो T के लिए है, ये मिल गया। फिर दूसरा ये तो 3m है, यहां पे 3m है, ये नहीं चलेगा। फिर 2q, मतलब एक T के लिए था और दूसरा V के लिए। फिर और कोई है क्या? नहीं है ना। तो T और V के लिए सेम रूल है। सो यहां पे क्या पूछा है? विच आर दोज लेटर्स। तो वो लेटर्स कौन है? एक है लेटर V और दूसरा है लेटर T। क्यों ऐसा होता है? Why does this happen? क्यों ऐसा होता है? आप बता सकते हो भाई, V लेटर के लिए भी 2 मैस्टिक चाहिए, T लेटर के लिए भी 2 मैस्टिक चाहिए, है ना। तो जब आपको एक V बनाना है तो उसके लिए भी कितना चाहिए? 2 मैस्टिक। अगर आपको एक T बनाना है तो उसके लिए भी 2 मैस्टिक, बस। तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स सेम है, एक लेटर बनाने के लिए नंबर ऑफ मैस्टिक सेम है। वैसे ही L बनाने के लिए भी नंबर ऑफ मैस्टिक सेम थी ना, 2 थी। तो वही मैं कह सकता हूं। बाकी आपको आंसर में क्या लिखना होगा वो देख लीजिए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाई डज दिस हैपन, इसका वही आंसर दोगे ना भाई, कि हर बार मैस्टिक बनाने के लिए कितने, ये लेटर बनाने के लिए कितनी मैस्टिक चाहिए थी? 2 मैस्टिक चाहिए थी। तो वही आप लिखोगे, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज 2। ठीक है। अब इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 किया ना बेटा, तो क्वेश्चन 1 में मैंने आपको हर बार अलग अलग वेरिएबल चूज करने के लिए रखा है यहाँ पे, है ना। कहीं पे मैंने 3n कर दिया, कहीं पे 2q कर दिया, 2p। ये आपको बताने के लिए भाई कि अलग अलग वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या था कि आपको ना एक ही वेरिएबल चूज करना है, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल।
मतलब अगर यहाँ पे आपने वेरिएबल n ले लिया ना, तो हर जगह पे वेरिएबल n ही, यहाँ पे भी n लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी n लेना पड़ेगा, ऐसा। तो अगर उसके हिसाब से ये रूल क्या होगा, ये रूल होगा नंबर ऑफ t क्या होंगे n, तो ये रूल क्या होगा 2n, ठीक है। वैसे ही ये रूल क्या होगा 3n। ओके, इतना आप लोग करेक्शन कर सकते हो। स्टार्टिंग में यहां पे क्या होगा, ये तो 3n है, वैसे भी ये क्या होगा 2q है तो 2n, 5p है तो यहाँ पे 5n कर देना, 5a है तो आप यहाँ पे 5n, 6x है तो यहाँ पे 6n, क्योंकि आपको एक ही वेरिएबल चुनना था। और अगर हमने स्टार्टिंग में हमने अगर n वेरिएबल चूज किया है तो वो हर एक के लिए n वेरिएबल ही रहेगा फिर, ठीक है, हर एक के लिए n वेरिएबल ही रहेगा। ओके, अब बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, एक रो में 5 कैडेट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे बना दूं 1 2 3 4 और 5, ये एक रो में 5 कैडेट्स मैंने बना दिए। व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन इन अ नंबर ऑफ रोज, तो वो रूल क्या होगा, अगर एक रो में 5 कैडेट्स हैं, यहाँ पे n है, एक रो हो गई, वैसे ही अगर 2 रोज होंगी, राइट, तो 5 और आ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5, तो अगर 2 रोज होंगी तो 5 और आ जाएंगे, मतलब ये टोटल कितने हो जाएंगे 10। तो यहां पे रूल क्या होगा, चलो यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ रोज क्या हमें लेना है, n लेना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज अगर लेते हैं n, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होंगे वो लिख देते हैं, नंबर ऑफ कैडेट्स वो होंगे। तो उसके हिसाब से क्या रूल बनेगा, 1 के अंदर 10 है, राइट, अगर 1 रो होगी तो 10 कैडेट्स होंगे, अगर 2 रोज होगी तो 20 कैडेट्स होंगे, राइट, नहीं सॉरी देखो 1 रो में 5 कैडेट्स, एक रो में 5 कैडेट्स, दूसरे रो 2 अगर रो होंगी तो 10 कैडेट्स, 3 रोज होंगी तो 15 कैडेट्स, 4 रोज होंगी तो 20 कैडेट्स, 5 रोज होंगी तो 25 कैडेट्स। क्योंकि एक रो में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो 2 रो मिला के कितने होंगे 10, 3 रोज मिला के 15, 4 रोज मिला के 20, 5 रोज मिला के ये। अब बेटा यहां पे कौन सी चीज है जो सेम रहती है, कौन सी चीज है जो सेम है, एक लाइन में कितने बच्चे होने चाहिए, 5 बच्चे ही होने चाहिए, राइट, एक लाइन में 5 बच्चे, 1 इंटू 5, वैसे 2 इंटू 5, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, हाँ 2 इंटू क्या करोगे 5 करोगे इंटू 5, वैसे ही 3 इंटू क्या करोगे 5, 4 इंटू 5, 5 इंटू 5। तो इसके लिए रूल क्या बनेगा, इसके लिए जो रूल होगा वो होगा 5 इंटू n, एक रो में कितने बच्चे 5 बच्चे, तो n नंबर ऑफ रो के 5 इंटू n, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, एक मिनट में ना 1 किलोमीटर फ्लाई करता है, तो यहां पे मैं लिख दूं मिनट्स और यहां पे लिख देता हूं डिस्टेंस, ठीक है, ताकि आपको पहले से ही समझ में आ जाए, अच्छा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। आई डोंट नो आपके स्कूल में कैसे सॉल्व कराया, बट मैं ये ट्राई कर रहा हूं इस तरह सॉल्व करने का। एक मिनट में कितना किलोमीटर 1 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस किस में होगा किलोमीटर में होगा। सो कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, इन मिनट्स। देखो अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर है तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर। आपको यहां पे यूज क्या करना है, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स, यहां पे टी लेटर आपको यूज करना है मिनट्स के लिए, कितना कितने मिनट्स टी मिनट्स। तो वैसे ही करते करते अगर टी मिनट्स होंगे तो डिस्टेंस कितना होगा टी, डिस्टेंस भी टी होगा। सो we can express the distance covered by the bird in terms of flying time,
डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, वैसे t इंटू 1 t, तो यहाँ पे 1 इंटू टी ले सकते हो, या तो आप डायरेक्टली t लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस जॉइनिंग डॉट्स। तो डॉट रंगोली जो होती है ना, इस तरह से जैसे डॉट्स होते हैं, तो अगर मैंने इस तरह से अगर डॉट बना दिया, इन डॉट्स को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये बच्चों के लिए इजी पड़ जाता है, इन खाली डॉट्स को ज्वाइन करना है और वो पूरा शेप बन जाएगा ऐसे। तो इस तरह से राधा एक रंगोली बना रही है जो डॉट शेप्स में है, तो उनको ज्वाइन कर करके, ठीक है। तो फिर विथ चॉक पाउडर, शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो, एक रो में 9 डॉट्स हैं। चलो बना दे हम लोग, एक रो में 9 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रो में 9 डॉट्स हैं। ओके, तो आर रोज में कितने होंगे, एक रो में 9 डॉट्स हैं, वैसे ही अगर 2 रोज होंगी, एक रो में 9 डॉट्स, तो 2 रोज में 18 होगा ना, 1 रो 9 डॉट्स, तो 2 रोज 18 डॉट्स। यहां पे क्या बोला है, हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, तो यहां पे मैं रोज लिख देता हूं, आर है, और यहां पे डॉट्स लिख देता हूं, डॉट्स को थोड़ा अलग कलर से लिखता हूं तो ठीक रहेगा, लेट्स यूज दिस, ठीक है। तो अगर 1 रो है तो डॉट्स कितने हैं, 9, उसी के हिसाब से अगर 2 रोज होगी तो डॉट कितने होंगे, 18, 3 रोज होगी तो डॉट कितने हैं, 3 9 जा 27, अगर 4 रोज होंगी तो डॉट कितने होंगे, 36। सिंपल है बेटा, एक रो में कितने डॉट्स हैं, 9 डॉट्स हैं, तो 9 लिख दो, और नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, आर, तो उसका रूल ये बनेगा एन आर। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव, तो फर्स्ट का आंसर ये होगा, हर रंगोली विल हैव एन आर डॉट्स। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज, 8 रोज अगर होंगे तो कलर चेंज करने का इच्छा, ठीक है, अगर 8 रोज हैं तो यहां पे ये जो आर है ना, आर के बदले आप 8 लिख दो। रूल क्या है, n इंटू नंबर ऑफ रोज, अगर 8 रोज हैं तो 9 इंटू 8 करेंगे, 9 8 जा 72, तो 8 रोज के अंदर 72 डॉट्स होंगे, देयर विल बी 72 डॉट्स इन 8 रोज। वैसे ही अगर 10 रोज होंगी तो उसका मैं लिख दूं 10 रोज ना, ये आर के बदले क्या हो गया 10, तो 9 इंटू 10 कितना होगा 90, आपका आंसर आ गया। अगर 10 रोज हैं तो 90 डॉट्स होंगे। बेटा कैसे हम लोग को ये पता चलता है, सिंपल है, बहुत इजी है, एक रो में कितना है 9, तो इस 9 को याद रखो, बस एक रो में कितना 9, 9 के बाद आपको जो नंबर ऑफ रोज बोला है ना, आर बोला है, बस वो लगा दो यहाँ पे, 9 आर हो गया, ठीक है। तो ये एक रूल आपका बन गया। फिर जब भी पूछे कि अगर 8 रोज होंगे तो ये जो आर है ना, ये जो आर है उसके बदले आपने 8 लगा दिया, 8 लगा दिया, 9 इंटू 8। अगर बोला है 10 रोज में कितने होंगे, तो ये आर के बदले आपने 10 लिख दिया, 9 इंटू 10। बहुत इजी है बेटा। फिर भी हो सकता है कि कई बच्चों को समझ ना आए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं फ्री होते ही जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर, तो लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है, ठीक है, यही होता है ना। जब तक बेटा आप मैथ्स के अंदर जो भी इंग्लिश में लिखा है उसको शांति से पढ़ के समझ नहीं जाते, तब तक आपको मैथ्स समझ में नहीं आएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी समझ में। तो पहले एक सेंटेंस पढ़ा, फिर उसको पढ़ के समझ जाओ कि ये जो लीला है वो राधा की छोटी बहन है, राइट। अब इनके बीच में और इंफॉर्मेशन दी है, लीला इज 4 years यंगर देन राधा,
तो जो लीला है वो राधा से 4 साल छोटी है। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। तो जितनी राधा की एज है ना, उससे अगर आप 4 माइनस करोगे तो आपको लीला की एज मिलेगी। ओके, क्योंकि राधा की जो भी एज है उसमें से अगर आप 4 माइनस करोगे तब जाके आपको लीला की एज मिलेगी। सपोज राधा की एज, खाली वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज राधा की एज है 10 years, तो लीला की एज कितनी होगी? 10 माइनस 4, दैट इज 6 years। अगर राधा की एज सपोज 20 है तो लीला की एज कितनी होगी? 20 माइनस 4, दैट इज 16। ओके, अब आपको बोला क्या है? कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज? यस, क्योंकि लीला की जो एज है वो किस पे डिपेंड करती है? राधा की एज पे। जो राधा की एज होगी उसमें से ही आपको 4 माइनस करना होगा। ठीक है, तो हमें लीला की एज इस तरह से लिखना है, टेक राधाज एज टू बी एक्स। देखो यहां पे ध्यान से, अगर राधा की एज 20 थी तो लीला की एज कितनी थी? 20 माइनस 4। वैसे ही अगर राधा की एज 10 थी तो लीला की एज कितनी थी? 20 माइनस 4, सॉरी 10 माइनस 4। तो वैसे ही अगर राधा की एज x है तो लीला की एज कितनी होगी? x माइनस 4। हो गया, तो आप लिखोगे यहां पे लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज। ठीक है, राधाज एज कितना हुआ हमारा आंसर? x माइनस 4। ठीक है, डन। ओके, आप हमारा वीडियो देखते देखते भी लिख सकते हैं बच्चों, इसीलिए इतने स्लोली आराम से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मदर हैज मेड लड्डूज। मम्मी ने लड्डू बनाए हैं। शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली। स्टिल 5 लड्डूज आर रिमेनिंग। तो मम्मी ने जो भी लड्डू बनाए थे ना, वो हमें पता नहीं कितने हैं, बट उसमें से कुछ लड्डू जो है वो मेहमानों को दे दिया, फैमिली मेंबर्स को दे दिया, और अभी भी 5 लड्डू बाकी हैं। चले इसको थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं बेटा, मतलब थोड़ा ड्राइंग से समझ लेते हैं। ये मम्मी ने लड्डू बनाए, इसमें से कुछ लड्डू हैं वो गेस्ट को दिए, कुछ लड्डू हैं जो फैमिली मेंबर्स को मिल गए, फैमिली मेंबर्स इन सबको मिल गए, और अभी भी 5 लड्डू बाकी हैं। राइट, तो मम्मी ने कितने लड्डू बनाए थे ये पूछ सकते ना आप। तो मम्मी ने कितने लड्डू बनाए थे? जो गेस्ट को मिला वो, फैमिली को मिला वो, और जो 5 है वो। इन सबको प्लस करोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि मम्मी ने कितने लड्डू बनाए थे। अब आगे देखते हैं बेटा इसमें। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L। अगर मम्मी ने जो लड्डू दे दिए ना, जो बचे नहीं, जो दे दिए, मतलब गेस्ट को और फैमिली मेंबर्स को जो मिला के लड्डू दिए, वो लड्डू हैं अगर L, तो कितने लड्डू मम्मी ने बनाए? तो मैंने तो पहले बता दिया ना, मम्मी ने कितने लड्डू बनाए। गेस्ट को जो दिया, फैमिली मेंबर को दिया, और जो 5 बचा, इन सबको जो प्लस करोगे तभी तो आपका आंसर आएगा। तो गेस्ट और फैमिली मेंबर को लड्डू दे दिए ना, तो वो कितने दिए? L दिए। L में आप प्लस 5 कर दोगे ना, सो L प्लस 5, इतने लड्डू मम्मी ने बनाए। तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ लड्डूज मम्मी या मदर मेड, नंबर ऑफ लड्डूज मदर मेड इक्वल टू L प्लस 5, क्योंकि गेस्ट को दे दिए, फैमिली मेंबर को दे दिए, फिर 5 बच गए, तो गेस्ट प्लस फैमिली मेंबर प्लस 5, वही मिलेगा नंबर ऑफ लड्डूज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. So बड़े बड़े बॉक्स हैं, आई थिंक, अच्छा एक ही बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है, उसमें से ना छोटे छोटे बॉक्सेस में आपको ट्रांसफर करना है ऑरेंजेस। ठीक है, छोटे छोटे बॉक्सेस में ट्रांसफर करना है, ये हमने समझ लिया। ऐसे पढ़ के एक बार समझते हैं बेटा,
सबका सब नहीं पढ़ने का, एक सेंटेंस पढ़ो उसको समझो। तो ऑरेंजेस ना बड़े बॉक्सेस में रखे थे, उनको छोटे छोटे बॉक्सेस में ट्रांसफर करना है। व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, अगर एक बार लार्ज बॉक्स एम्प्टी होता है, खाली होता है, तो क्या होता है, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल टू स्मॉलर बॉक्सेस। मस्त क्वेश्चन है। चलो एक मिटा, अरे यार मुझे मिटाना था, ड्रॉ नहीं करना था भाई। हाँ कम ऑन, ये मिटा दिया। अब इसको आगे देखते हैं। ये था बड़ा बॉक्स रेड वाला, ये रेड वाला जो था वो बड़ा बॉक्स था। उसको अगर खाली किया तो दो छोटे छोटे बॉक्स भर जाते हैं, बट अभी भी 10 ऑरेंजेस बच जाते हैं। तो यहाँ पे दो छोटे बॉक्स प्लस 10 ऑरेंजेस और बच गए। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना, कॉमन सेंस यूज करना है, सिंपल। पता चल गया जो जो बड़े बॉक्स में नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे वो कितने थे, ये दोनों बॉक्सेस प्लस ये 10, क्योंकि ये भी बच गया था ना। तो इसके हिसाब से आगे देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स, अगर नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो स्मॉल बॉक्स में है वो कितने हैं, एक्स है, तो ये छोटे वाले बॉक्स में एक्स, ये दूसरे वाले छोटे बॉक्स में एक्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, हाँ, तो ये लार्जर बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं वो, तो बड़ा जो बॉक्स था उसमें से आपने दो छोटे बॉक्सेस में डाले, फिर भी 10 बच गया। तो एक छोटे बॉक्स में x है, दूसरे छोटे बॉक्स में x है, और ये 10 बच गए। तो इनको भी ऐड करेंगे ना, इन तीनों को ऐड करेंगे, x, x और 10। तो x प्लस 10 कितना होगा बेटा, x और x कितना होगा, 2x। एक चॉकलेट और एक चॉकलेट, कितनी चॉकलेट, दो चॉकलेट, प्लस 10, तो यहां पे प्लस 10। ये हो गए हमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। तो आप लिखोगे लास्ट में, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, लार्जर बॉक्स x प्लस 10। बच्चों हो सकता है इतना स्लोली पढ़ाने के बावजूद भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ ना आए, ये भी हो सकता है ना। तो डोंट वरी, आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना, थोड़ा और स्लो करके देख लेना। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, या तो फिर किसी और से भी पूछ सकते हो, अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हो। ठीक है, आपको जिसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है आप उसके वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 11th क्वेश्चन का। ओके, अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स। यहां पे ना मैचस्टिक पैटर्न बनाई है वो स्क्वायर्स की बनाई है। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर में कितनी बनी, 4 मैचस्टिक्स है ना, 4 मैचस्टिक्स को मिला के एक स्क्वायर बना। तो वैसे ही दूसरे स्क्वायर में कितनी मैचस्टिक चाहिए, 8 चाहिए, नहीं, देखो काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक मैचस्टिक, एक स्क्वायर बनाने में 4 मैचस्टिक, 2 स्क्वायर बनाने में 7, 3 स्क्वायर बनाने में क्या होगा, फिर से काउंट कर लेना बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 स्क्वायर बनाने में 10 मैचस्टिक। कुछ देख रहे हो आप, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10। ओके, फिर ऐसे ही ये चलता जाएगा, 10 प्लस 3 यहां पे 13 मैचस्टिक्स आएंगी। काउंट करना है, चलो साथ में काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हो गया ना। अब यहां पे क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, ये स्क्वायर सेपरेट नहीं है, एक के साथ एक जॉइंट है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। नहीं तो पता है क्या होता, देखो ऐसा होता, ये आपने एक स्क्वायर बनाया, फिर आप बोलोगे अब मैं 2 स्क्वायर बनाऊंगा, तो 2 स्क्वायर इस तरह से बनाए, ये एक स्क्वायर फिर ये दूसरा स्क्वायर, ऐसा, राइट।
ऐसे नहीं करना है, क्योंकि दोनों स्क्वायर अलग अलग नहीं है, दोनों स्क्वायर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं मतलब आप इस तरह से नहीं बनाओगे। आप कैसे बनाओगे, इसमें ये एक बना दिया ना, अब इसी की हेल्प से यहाँ पे एक ऐसा किया, इधर किया और एक इधर, तो 3 मैस्टिक्स और आपको खाली चाहिए। वैसे ही ये आपने बनाए एक स्क्वायर, इसी की हेल्प से आपने दूसरा स्क्वायर बनाया, फिर इसी की हेल्प से आपने तीसरा स्क्वायर भी बना दिया। तो सबके सब स्क्वायर ना जुड़े हुए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक्स। नंबर ऑफ मैस्टिक का रूल आपको फाइंड आउट करना है। क्या हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हिंट, हिंट यहां पे दी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म होकर टूट नहीं बनेगा। हिंट आपको फाइंड देखो दी हुई है, इफ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट द पैटर्न सी। अगर आपको वर्टिकल स्टिक है, जो इफ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक कौन सी, ऐसी, इसको वर्टिकल बोलेंगे। तो अगर आपको वर्टिकल स्टिक हटा दोगे ना तो आपको सी पैटर्न नजर आएगा। हो सकता है ना, देखो यहाँ पे, लेट मी शो यू। अगर मैं ये पैटर्न हटा दिया, देखो है ना, ये वर्टिकल स्टिक मैंने हटा दी तो सी पैटर्न मिल गया, ये वर्टिकल स्टिक हटा दी तो सी पैटर्न मिल गया, है ना। तो आई थिंक सी पैटर्न की हेल्प से ही आपको ये चाहिए। सी पैटर्न जो भी है ना, उसी सी पैटर्न में एक प्लस करते जाना होगा, राइट, तभी आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिलेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे हिंट आखिर क्यों दिया पता है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि आपको ना जो सी पैटर्न आपने बनाया था ना, सी पैटर्न की हेल्प से आप इसका रूल फाइंड आउट कर सकते हो। सी पैटर्न जो आपने बनाया था उसकी हेल्प से आप ये रूल फाइंड आउट कर सकते हो। तो वैसे ही देखो, अगर आपने यहाँ पे ये 3 सी है, इसमें से ये एक वर्टिकल निकाल दिया, यहाँ पे कर दिया, तो ये 3 सी बन गए ना। तो 3 सी के लिए रूल क्या था वो देख लो। वैसे ही 4 सी बनेंगे, है ना। तो चलो सी के लिए रूल देख लेते हैं फटाफट। सी के लिए कैसे हमने सॉल्व किया था उसको, ये रहा, ठीक है। देखो, एक सी के लिए क्या है, 3 है, 2 सी के लिए कितना है, 6, 3 सी के लिए कितना है, 9। आप देख रहे हो, अगर यहां पे मैं एक और डंडी कर दूं, ये जो 3 सी है उसके लिए कितना है, 9 है। बट एक और ऐसा मैं बना दूं मैस्टिक, तो ये तो हमारा स्क्वायर बन गया ना, है ना। तो हमें स्क्वायर के लिए कितना चाहिए, जो 9 है उसमें +1 करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ही अगर 2 सी हैं इस तरह से, तो उसमें एक और ऐसे डंडी कर देंगे, +1 कर देंगे तो हमें 2 स्क्वायर के लिए कितना होगा, 7 मिल जाएगा। 3 स्क्वायर के लिए कितना होगा, 10, राइट। 4 स्क्वायर, देखो यहाँ पे 4 सी है, 1 2 3 और 4, 4 सी है, तो 4 सी के लिए कितना होगा नंबर ऑफ मैस्टिक, 12 है ना, राइट, 12 है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसमें 12 में एक और मैस्टिक अगर आप ऐड करते हो तो क्या बन गया, एक और ऐड किया तो क्या बन गया, 13 बन गया ना। तो 4 मैस्ट, अगर 4 सीज हैं, अगर आपको 4 स्क्वायर चाहिए तो +1 कर दोगे। जो भी सी में हो रहा था उसमें +1 कर दो, जो भी सी में हो रहा था उसमें +1 कर दो। तो सी का रूल क्या था, 3n था, उसमें +1 कर दो, खत्म। 3 था, नंबर ऑफ सी कितने थे, 3 के लिए नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी है, 9। बट हमें अगर 3 स्क्वायर चाहिए तो 3 स्क्वायर में आप एक और मैस्टिक ऐड करते हो ना, यहाँ पे ये वाली, राइट, ये वाली। तो 9 + 1, 2 सी हैं, बट अगर हमें 2 सी के लिए 6 मैस्टिक चाहिए, राइट। तो अगर हमें 2 स्क्वायर बनाने हैं तो 2 स्क्वायर में यहाँ पे एक आपने यहाँ पे मैस्टिक ऐड कर दी, तो 6 + 1 7। हर बार जो भी सी में हुआ था ना उसमें आप +1 करोगे तो आपके लिए ये रूल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या बनेगा, 3n + 1। ओके, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको लगा होगा, बट जिस तरह से मैंने समझाया है, अगर आप ये वीडियो को देखोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्या था सी के अंदर, सी का रूल क्या था, 3n था रूल। हम लोग को हर बार क्या करना है, 3n + 1 ये करना है, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैस्टिक के लिए कुछ बोला है क्या, कोई वेरिएबल यहाँ पे दिया है, नहीं, कोई वेरिएबल
नहीं दिया है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैस्टिक्स अगर है, अगर n इज नंबर ऑफ स्क्वायर्स, अगर n है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी होंगी 3n+1। ओके, देखते हैं आपके एक्सरसाइज का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। फिगर 11.7 गिव्स अ मैस्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं ना बेटा, तो ट्राइंगल्स की मैस्टिक पैटर्न है। एज इन एक्सरसाइज 11A above, find the general rule that gives the number of mastic in terms of number of triangles। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं उसके लिए कितना चाहिए, देखो। तो जैसे हमने पहला वाला रूल डिस्कस किया था वैसा ही हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे इसके लिए देख लेते हैं। सपोज नंबर ऑफ ट्राइंगल, सपोज n इज नंबर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी होंगी, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए देखते हैं, अगर एक ट्राइंगल है तो उसके लिए मैचस्टिक कितनी चाहिए, 1 2 3, 3 मैचस्टिक चाहिए। वैसे ही अगर दो ट्राइंगल है, ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। दो ट्राइंगल है तो उसके लिए कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 चाहिए। अगर तीन ट्राइंगल है, जैसे यहां पे तीन ट्राइंगल है ना, 1 2 3 ट्राइंगल, तो उसके लिए कितनी मैचस्टिक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना चाहिए 7। वैसे ही अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल 4 है, कितने 4, 1 2 3 4, तो उसके लिए कितना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि भाई कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई करें, क्या हो सकता है। देखो हर बार यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 +2 +2 हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, 1 × 2 अगर करते हैं +1 तो 3 होगा, 2 × 2 करते हैं 4 +1, है ना। 1 × 2 करोगे तो 2 होगा, 2 + 1 3। वैसे ही 2 × 2 करोगे तो 4 + 1 5। 3 × 2 करोगे तो 6 + 1 7। वैसे ही 4 × 2 करोगे 8 + 1 9। तो हमने बेटा क्या किया यहाँ पे, आपको इस तरह से रूल समझने होंगे, देखने होंगे। देखो 1 × 2 किया, राइट, 2 × 2 किया तो 4 आया, +1 किया। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के साथ आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, हर बार 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। वैसे ही नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर 3 है तो 3 के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हो तो 3 2 ज़ा 6, +1 करते हो तो आपको 7 मिलता है। तो आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो हर बार। तो 2 × किसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के साथ, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। फिर आप उसमें लास्ट में +1 करते हो तो यहाँ पे +1, ठीक है। फिर से यहाँ पे देख लो बेटा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 4 हैं। 4 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको 8 मिलेगा, 4 2 ज़ा 8, +1 करोगे तब जाके आपको 9 मिलेगा ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर लास्ट में +1 भी करना है। तो जितने भी ट्राइंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर बाद में +1 कर दो। तो आपका रूल क्या बन गया, आपका रूल ये बन गया 2n + 1। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है जितना भी मैंने पढ़ाया यहाँ पे। अब देखते हैं, ये एक्सरसाइज है बेटा, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लास्ट में जो एक्सरसाइज के आंसर्स होंगे ना, आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट में मिल जाएंगे, तो उससे भी आप लोग वेरीफाई कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे x लिया है ना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर x है तो आप यहाँ पे x ले सकते हो इधर। अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स x है, n नहीं है x है, तो आप क्या लिखोगे, 2x + 1। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए यहाँ पे x लिख दोगे और क्या हो जाएगा आपका आंसर, नंबर ऑफ मैस्टिक के लिए 2x + 1, ठीक है। ऑलराइट, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
बच्चों इतना बड़ा वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स में लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वो भी लिखिए, अगर आपको बुरा लगा तो वो भी लिखिए, ठीक है। उससे हमारा ही फायदा होगा क्योंकि हमें पता चलेगा भाई हमें कहाँ पे मेहनत करनी है, कहाँ पे हमें सुधार करना है। प्लस अगर आपको अपने डाउट सॉल्व कराने हैं तो ये एक टेलीग्राम ग्रुप है डिसाइपल, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें ज्वाइन होकर आप अपने डाउट्स हमें पूछ सकते हैं। जैसे ही हम लोग फ्री होंगे हम आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मान लो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी पैराग्राफ में किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो उसका आप लोग फोटो खींच के इस ग्रुप में डाल दीजिए और पूछ लीजिए अपना डाउट। तो जैसे ही हम लोग फ्री होंगे आपका आंसर भी उसी ग्रुप में हम लोग भेज देंगे। ओके बच्चों, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।